हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगल पीडिया। आई एम योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। ये हम सभी जानते हैं कि इंडियन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है, इसलिए इंडियन कोर्ट्स ने नेग्लिजेंस से रिलेटेड लॉज को अपनाया एंड साथ ही मॉडिफाई भी किया ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। नेग्लिजेंस एक लैटिन वर्ड नेग्लिजेंशिया से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फेलिंग टू पिकअप। जनरल सेंस में बात करें तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेस होना, एंड अगर लीगल सेंस में बात करें तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सरसाइज नहीं करना जो कि एक रीजनेबल मैन एज अ डूअर एक्सरसाइज करता इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। नेग्लिजेंस पहले इंडियन लॉ में सिर्फ एक सिविल ऑफेंस होता था। आईपीसी को एनेक्ट किया गया तब भी उसमें कॉजिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन बाय नेग्लिजेंस के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन 1870 में आईपीसी को अमेंड करके इसमें यह प्रोविजन डाला गया था अंडर सेक्शन 304A। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस। विनफील्ड एंड जोलोविक्स ने नेग्लिजेंस को डिफाइन किया है एज द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर बाय द प्लेंटिफ विच रिजल्ट्स इन अनडिजायर्ड डैमेज टू द प्लेंटिफ। यानी कि नेग्लिजेंस एक लीगल ड्यूटी का ब्रीच है, और इसे कौन ब्रीच करता है? प्लेंटिफ। एंड वो ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर अनडिजायर्ड डैमेज देता है टू प्लेंटिफ। बिल्थ वर्सेस बर्मिंघम वाटर वर्क्स कंपनी केस में नेग्लिजेंस को डिफाइन किया गया था एज द ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन वुड डू और डूइंग समथिंग विच अ प्रूडेंट और रीजनेबल मैन वुड नॉट डू। यानी कि ऐसा कुछ ना करना जो कि एक रीजनेबल मैन करता उस सिचुएशन में, या फिर कुछ ऐसा करना जो कि एक रीजनेबल मैन नहीं करता उस सिचुएशन में। नेग्लिजेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, नॉन फिएसेंस। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो एक पर्सन को करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, एक ओल्ड बिल्डिंग में रिपेयर्स नहीं करवाना जब उसकी जरूरत थी। सेकंड, मिसफिएसेंस। इसका मतलब है कि आपने एक्ट तो किया लेकिन प्रॉपरली नहीं किया। एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग तो टाइम पे रिपेयर करवाई लेकिन मटेरियल बिल्कुल बेकार क्वालिटी का यूज किया, जिससे बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ गए। थर्ड, मैलफिएसेंस। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करना जो आपको उस टाइम नहीं करना चाहिए था। एग्जाम्पल, बिल्डिंग रिपेयर में वो प्रोडक्ट्स यूज करना जो अलाउड नहीं है एंड कैन कैच फायर इजीली, एंड देयरफॉर आपने बिल्डिंग को एक फायर ट्रैप बना दिया विच लेड इनटू एन एक्सीडेंट। नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। अमन, जिसके पास पेट डॉग है, वो अपने फ्रेंड राज से रिक्वेस्ट करता है टू हैंडल हिज डॉग व्हाइल ही इज अवे। राज डॉग का ध्यान नहीं रखता एंड वो डॉग किसी भी पर्सन को काट लेता है एंड उसे इंजर्ड कर देता है। इसमें कहा जाएगा कि ये एक्ट राज की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। आइए अब एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस को समझते हैं। टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस को कमिट करने के लिए 6 मेन एसेंशियल्स का होना जरूरी है। एक एक्ट को नेग्लिजेंस तभी माना जाएगा तब उसमें सभी कंडीशंस फुलफिल होंगी। फर्स्ट, ड्यूटी ऑफ केयर। ये एक प्राइमरी एसेंशियल कंडीशन है अगर आपको किसी को नेग्लिजेंस के लिए लाइबल बनाना है। इसका मतलब है कि जब भी कोई एक पर्सन कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एक ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स अदर पर्सन। वैसे तो हर एक्ट में ये ड्यूटी होती है, लेकिन नेग्लिजेंस में ये ड्यूटी लीगल इन नेचर होती है एंड कभी भी इलीगल या अनलॉफुल या मॉरल नहीं होती, या एथिकल या रिलीजियस भी नहीं होती। स्टैन्सबेल वर्सेस ट्रूमैन 1948 के केस में एक डेकोरेटर घर को डेकोरेट कर रहा था। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो बिना किसी को बताए घर से चला गया एंड उसने डोर्स भी लॉक नहीं किए। उसके जाने के बाद एक चोर ने घर में चोरी कर ली, तो प्रॉपर्टी के ओनर ने डेकोरेटर से चोरी किए हुए सामान की वैल्यू क्लेम की। कोर्ट ने डेकोरेटर को लाइबल बताया एंड कहा कि डेकोरेटर वाज नेग्लिजेंट एंड उसने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को नहीं निभाया। सेकंड, द ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। इसमें कहा गया है कि ड्यूटी जो है वो डिफेंडेंट की होनी चाहिए टुवर्ड्स प्लेंटिफ, विच रिक्वायर्स डिफेंडेंट टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। और वो ड्यूटी जब अराइज होगी जब डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ के बीच में एक लॉ रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप होगा एंड जजेस ये डिटरमाइन करेंगे कि कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है या नहीं। बॉर्नहिल वर्सेस यंग 1943 के केस में प्लेंटिफ एक प्रेग्नेंट वुमन थी एंड वो ट्रैम से उतर रही थी एंड लोग उसकी बास्केट को उसके बैग पर रखवाने के लिए हेल्प कर रहे थे। जिस वक्त वो बास्केट बैग पर रख रही थी उस वक्त ट्रैम के दूसरी तरफ
15 यार्ड दूर एक मोटरसाइकिल एंड कार का एक्सीडेंट हो गया एंड मोटरसाइकिलिस्ट की वहीं पे डेथ हो गई। प्लेंटिफ क्योंकि दूसरी तरफ थी तो उसे बस एक्सीडेंट की आवाज आई एंड उसने बॉडी को नहीं देखा एंड जैसे ही बॉडी को वहां से हटा दिया गया प्लेंटिफ वहां पे पहुंची एंड उसने ब्लड देखा रोड पे, जिससे उसे नर्वस शॉक लगा एंड उसने एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड जो कि 8 मंथ्स का था उसे जन्म दे दिया। इसके लिए उसने मोटरसाइकिलिस्ट के घर वालों को सू किया। कोर्ट ने डैमेजेस के क्लेम देने से मना करते हुए कहा कि डिसीज की कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी टुवर्ड्स प्लेंटिफ। थर्ड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। सिर्फ यही प्रूव करना जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट की प्लेंटिफ की तरफ एक ड्यूटी ऑफ केयर थी, बल्कि यह भी एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ है। रमेश कुमार नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में पोस्ट अथॉरिटीज ने पोस्ट ऑफिस की कंपाउंड वॉल को सही से मेंटेन नहीं किया, जो कोलैप्स हो गई एंड प्लेंटिफ के ऊपर गिर गई। कोर्ट ने पोस्टल अथॉरिटीज को लायबल बताया टू पे कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस क्योंकि देयर वाज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर दैट वाज टू मेंटेन द वॉल्स ऑफ पोस्ट ऑफिस इन गुड कंडीशन। फोर्थ, एक्चुअल कॉज और कॉज इन फैक्ट। ये प्लेंटिफ की ड्यूटी होती है कि वो ये प्रूव करे कि जो भी उसे डैमेजेस हुए हैं वो डिफेंडेंट की ब्रीच ऑफ ड्यूटी से हुए हैं, यानी कि डिफेंडेंट्स वायलेशन ऑफ ड्यूटी वाज द एक्चुअल कॉज ऑफ द डैमेजेस इनकर्ड बाय हिम। इसे बट फॉर कॉजेशन भी बोलते हैं, यानी कि अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता तो प्लेंटिफ को डैमेजेस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बस एक कार को टक्कर मार देती है तो बस ड्राइवर का एक्शन ही एक्चुअल कॉज ऑफ द एक्सीडेंट है। फिफ्थ, प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है लीगल कॉज या वो कॉज जिससे लॉ प्राइमरी कॉज ऑफ इंजरी बताता है। ये जरूरी नहीं है कि ये प्राइमरी एक्शन हो जिसकी वजह से एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए जिनसे डैमेज हुआ, एंड ये भी जरूरी नहीं है कि ये लास्ट एक्शन हो जिसके कारण डैमेज हुआ है। इंस्टेड ये वो एक्शन होता है जिससे फॉरसीएबल कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस किए विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम एनीवन एल्स। डिफेंडेंट उन्हीं डैमेजेस के लिए लाइबल होगा एक नेग्लिजेंस केस में जिनको उसके एक्शन से फॉरसीन या प्रिडिक्ट किया जा सकता था। पाल्सग्राफ वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेलरोड कंपनी 1928 केस में एक आदमी जो एक पैक्ड आइटम लेके ट्रेन पकड़ना चाह रहा था एंड उसकी ट्रेन छूट रही थी। ये देख के रेलवेज के एक एम्प्लॉय ने उसे स्ट्रगल करते हुए देखा एंड उसकी हेल्प करने के लिए उसे पुश किया ताकि वो ट्रेन में चढ़ जाए। वो तो ट्रेन में चढ़ गया लेकिन उसका पैकेज गिर गया एंड रेल से टकराया जिससे एक्सप्लोजन हुआ एंड दूसरी साइड के प्लेटफॉर्म के स्केल्स गिर गए ऑन द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने रेलवेज को सू किया टू क्लेम डैमेजेस। कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि एम्प्लॉय का एक्शन उस पर्सन की हेल्प करना था एंड इन द सीरीज ऑफ द इवेंट वो पैकेज गिर गया एंड कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पैकेज को देख के ये नहीं बता सकता था कि उसमें एक्सप्लोजिव्स थे and employee could not have foreseen that his act would trigger such series of events. Sixth होता है consequential harm to the plaintiff. सिर्फ ये प्रूव करना कि डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर की ड्यूटी एक्सरसाइज नहीं करी काफी नहीं है। ये भी प्रूव करना जरूरी है कि जो डैमेज हुआ प्लेंटिफ को वो डिफेंडेंट की ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर की वजह से हुआ जो प्लेंटिफ ओ करता था फ्रॉम द डिफेंडेंट। हार्म को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए, बॉडीली हार्म यानी कि किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाना। बी, हार्म टू द रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना। सी, हार्म टू द प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल को हार्म पहुंचाना। डी, फाइनेंशियल लॉस, किसी को मॉनेटरी हार्म पहुंचाना। ई, मेंटल हार्म, किसी को मानसिक रूप से हार्म पहुंचाना। When such damage is proved, the defendant is bound to compensate the plaintiff for the damages occurred. Joseph versus Dr. George Moonjelly 1994 केस में केरला हाई कोर्ट ने एक सर्जन को ₹1,60,000 का डैमेज पे करने को कहा था क्योंकि उसने एक 24 ईयर ओल्ड गर्ल का ऑपरेशन कर दिया था विदाउट प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर्स, यहाँ तक कि एनेस्थीसिया भी नहीं दिया गया था पेशेंट को। तो गाइस ये था नेग्लिजेंस एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।